Hello everybody and welcome back to my channel. So today we are going to start with chapter 1 of civics class 7 NCERT. Name of the chapter is on equality और ये यूनिट 1 का जो है चैप्टर है. यूनिट 1 का नाम है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. सो ये फर्स्ट चैप्टर है एंड आई होप कि फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे एकदम. आई विल ट्राई आई मेक श्योर दैट आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए. फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत अमेजिंग भी है ये. और ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है स्टोरी से. बट उससे पहले आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसकी एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम एक आपके टेक्स्ट बुक में कॉमिक्स के वे में जो स्टोरी लिखी जाती है ना, जिसमें पिक्चर्स होती है और फिर नीचे 2-3 डिस्क्रिप्शन में कैप्शन कह सकते हैं उसके बारे में नीचे लिखा जाता है. तो वैसे ही हम इसमें सबसे पहले जो स्टोरी पढ़ेंगे वो कांता की स्टोरी है और उससे हम जानेंगे जो चैप्टर की हेडिंग है इक्वालिटी के बारे में कि इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है और वो क्यों डेमोक्रेसी में होनी चाहिए. व्हाई इज इक्वालिटी सो इम्पॉर्टेंट एंड क्या कांता को इक्वालिटी मिलती है कि नहीं. ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ है कि इक्वल राइट टू वोट. ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा इस वीडियो का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में और भी अच्छे से. फिर थर्ड जो टॉपिक होगा वो अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. तो हम ये तीनों टॉपिक ही बहुत आराम से और बहुत ही विस्तार से कवर करेंगे. उससे पहले सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. तो हम 6 स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ के ही आए हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत में लोकतंत्र है और उसके कुछ की फीचर्स भी है जो आपने पढ़े होंगे. पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस. और ये जो इक्वालिटी है जिसके बारे में हम डीप में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है. और ये जो पीपल्स पार्टिसिपेशन, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इज बी इलेक्टेड बाय द पीपल. तो वो लोगों के द्वारा बनाई गई ये गवर्नमेंट है. लोगों के द्वारा जो है वो जो लीडर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं. गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा फॉर्म की जाती है तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी पार्टिसिपेशन होता है. और जो डिसीजंस भी जो बनते हैं वो लोगों के लिए ही, उनके हित के लिए ही बनते हैं. उनको ध्यान में रखते हो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सर्व करते हैं. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन मतलब यही एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया. लाइन आप तो पढ़ के ही आए हो. दूसरी चीज़ ये क्या, रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, वो क्या होता है. So basically resolution of conflict is ending a dispute and reaching an agreement that satisfy all the parties involved. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो होता है, यहाँ पे पहले तो क्लैशेस नहीं होते आइडिया के क्योंकि सब बैठते हैं तो वो सबके सहमति से, मतलब यहाँ पे कोई एक जन नहीं है आइडिया देने वाला, सबके सहमति से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाती है. फिर वो एक ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं. इसीलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे हल है, यहाँ पे उस चीज़ का हल है. तो ये चीज़ हम डेमोक्रेसी में देखते हैं. तीसरी जो बात इक्वालिटी पे हम पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं कांता की स्टोरी. और उसके बाद ये जो जस्टिस है मतलब फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल. तो यहाँ पे ये कुछ की एलिमेंट्स है जो आपको ऑलरेडी पता थे. तो मैं आपको इक्वालिटी वाला जो है अब हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से कि क्यों इक्वालिटी चाहिए और इक्वालिटी क्यों डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट होती है. ओके, आप ये जानते ही अच्छे से. एंड जस्टिस विच इज फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल. यहाँ पे भी थोड़ा क्योंकि मैंने सबका ही थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया है तो मैंने सोचा कि इसका भी थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं. तो यस, वी विल स्टार्ट विथ इक्वालिटी. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ कांता. तो कांता एंड सुजाता भी उसकी फ्रेंड होती है. कांता एंड सुजाता बोथ आर डोमेस्टिक वर्कर. वो जो है लोगों के घर में एज अ मेड काम करते हैं. अब यहाँ पे स्टोरी में इलेक्शन डे की बात की गई है जब हम वोट देने जाते हैं. अभी आप तो मतलब देख रहे हो, आप तो वोट नहीं देने जा सकते लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो वोट जो है देने जाते हैं और उनको बात करते हुए सुना होगा कि उन्होंने कौन से पार्टी को, कौन से कैंडिडेट को जो है वोट किया है, चूज किया है. तो वैसे ही दोनों जाते हैं वोट देने और ये लाइन में खड़े होते हैं और ये लाइन में ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं एक लाइन में. ठीक है, सभी जो है इस इंतजार में है कि अंदर जाके अपने कैंडिडेट को चूज कर सके, वोट कर सके. तो यहाँ पे कांता जो है सुजाता को कहती है कि यार जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं. या मतलब तो वो कहती है कि यार ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि वी ऑल कैन वोट एज इक्वल सिटीजन. हमारी कंट्री में हम सबको ये चीज़ का कितना अच्छा अधिकार है कि मतलब मैं भी खड़ी और अपने पीछे ही जैन साहब भी खड़े. अब जैन साहब वो है जिनके घर पे कांता जो है एज अ डोमेस्टिक वर्कर
जाती है, मतलब जिनके घर पे कांता जो है एज अ मेड काम करती है, तो वो ये चीज़ से बहुत खुश होती है। तो मतलब उसका दिन जो है बहुत ही हैप्पी हैप्पी जो होता है शुरू होता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि सब लाइन में खड़े वोट देने जा रहे हैं। फिर सुजाता उसे बोलती है अब तेरी बारी है, अपने फ्रेंड कांता को बोलती है कि तू जाके अंदर वोट करके आ। तो वो जो है वोट करते टाइम पे बोलती है मुझे उस कैंडिडेट को वोट करना है जो हमारे एरिया में पाइप वाटर लेके आएगा। तो मतलब उसका जो जेन्युइन रीजन है उसने वही बोला, उसने कैंडिडेट का नाम भी नहीं लिया, उसने अपनी प्रॉब्लम वो जो है आगे रखी कि भाई पानी की समस्या है, हमें पाइप वाटर चाहिए, क्योंकि उनको भी उतना ही हक है कि उनको पूरे दिन पानी मिल सके, पाइप वाटर मिल सके, एक अच्छा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो उनको सप्लाई मिलता है पानी का, उससे थोड़ा बढ़ के उन्हें पाइप का पानी मिल सके, ताकि वो अपने और भी काम कर सके। क्योंकि स्लम एरियाज में और बाकी जो बस्ती होती है उनके जो एरियाज होते हैं वहाँ पे पानी जो है 24 घंटे नहीं फ्लो होता है। और तो वो इसीलिए जाके बोलती है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट करना चाहूंगी, मैं अपना वोट उसी कैंडिडेट को कास्ट करना चाहूंगी। तो ये चीज बोल के वो बाहर आ जाते हैं। फिर वो जो दोनों हैं जेन साहब को बाय बोलते हैं, तो जेन मतलब ये बोलते हैं कि चलो मैं आऊंगी फिर काम करने। रास्ते में दोनों बात करते करते जाते हैं, तभी जो है कांता सुजाता को बोलती है कि यार मुझे गुड़िया को हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट पहले मुझे जैन साहब के यहाँ पे काम करके आना होगा, और तब ताकि मैं उनसे एडवांस मांग सकूं, और उसके बाद फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो वो दोनों ऐसे करके एक दूसरे को बाय बाय बोल देते हैं। और फिर जब कांता घर पे आती है तो अपनी बेटी को थोड़ा सा कुछ चीज़ ऑफर करती कि तुम ये पी लो, उसके बाद जो है हम चलेंगे हॉस्पिटल में, तब तक तुम आराम करो। फिर अपने घर से बाहर निकलती है, वो अपनी बेटी के साथ भी नहीं बैठ सकती, बिकॉज अब उसके पास क्या ना काम है बहुत सारा, उसके लाइन लगी है काम की कि उसको यहाँ पे काम करना होगा, मतलब मे बी और भी घरों में काम करना होगा। तो शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ डॉटर, मतलब उसकी बेटी को उसकी जरूरत है लेकिन वो नहीं जा पा रही क्योंकि उसे और काम है। तो यहाँ पे उसे थोड़ा सा मतलब दिन अच्छा स्टार्ट हुआ कि बिकॉज शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वोट। यहाँ पे उसे फील हुआ कि द अपॉर्चुनिटी मतलब उसे एक इक्वालिटी का फील हुआ कि नहीं यार, मुझे इस लाइन में देखो तो सब है ना, सब लोग खड़े हैं, कोई कहाँ से आए कोई कहाँ से आए, अपने खुद के जिनके यहाँ पे वो काम करने जाती है उनको भी लाइन में पाके खुश होती कि यार सब लोग एक ही लाइन में खड़े, मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे कैंडिडेट को वोट करने मिल रहा है जो कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट हमारे एरिया में लाके लेके आएंगे। तो उसी के साथ वो जब अपने घर से निकलती है अपनी बेटी को ऑफर करके कि ये तुम पियो, तो वो जब बाहर आती तो वो देखती है कि जो उसकी बस्ती है वो और मतलब जो क्लीन नहीं रहती है। तो अपने घर के बाहर आती है, बोलती है कि शायद इसीलिए मेरी जो बेटी है वो लगातार जो है बीमार होती रहती है, और मतलब ऑफ्टन मतलब कि चलते चलते वो बीमार हो जाती है, तो क्योंकि शायद मेरी बस्ती कभी क्लीन रहती ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो जाती है जैन साहब और मैडम के घर पे, वहाँ पे काम करती है, अच्छे से काम करती है, अच्छे से सफाई करती है। उसके बाद जो है वो बोलती है मैम मुझे थोड़ा एडवांस चाहिए, बिकॉज उसको पता है कि उसको अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है और भी काम है। तो उसकी जो वो होती है जिनके घर पे वो काम करती जेन मैडम, वो उसे बोलती मैं तुम्हें एडवांस तो दे देती हूँ पर तुम्हें उसकी आदत नहीं लगानी है, क्योंकि अगर ऐसा ये लोग सोचते हैं कि जिनके जो होते हैं ना वो अपने मेड्स के लिए ये सोच रखते हैं कि अगर बार बार पैसे दे देंगे तो इनकी तो आदत है फिर से मांगने आ जाएंगे, हमें क्या पता फिर वो मुफ्त में ही मांगने लग जाए, मतलब बारी बारी पैसे मांगने लग जाए। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं इसकी आदत नहीं लगाऊंगी। फिर अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। अब वहां पे उसकी बेटी का जो है ना फीवर बढ़ता रहता है, लेकिन उसे वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसकी जो लाइन है वो अब जितनी जल्दी आगे के पेशेंट्स जो हैं वो निकले आगे से तो जाके वो लाइन थोड़ी क्या हो सकती ईज हो सकती है, वो लाइन जो है बढ़ती जाती है। तो इतनी बड़ी लाइन में उसकी बेटी की तबीयत खराब होके भी वो कुछ नहीं कर सकते, और वही से यही बोलती है बेटी कुछ नहीं हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसकी जो लाइन है सुबह सुबह भी वो लाइन में खड़ी थी, शाम को भी वो लाइन में खड़ी थी, लेकिन दोनों लाइन में बहुत फर्क होता है। तो यही रीजन है कि सुबह तो वो खुश होती है पर दिन के आते आते it's not because she is tired, she does not feel happy, she is not happy due to the इन अनइक्वल ट्रीटमेंट। उसे वो जो है ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि ये जो लाइन है यहाँ पे तो शायद कभी भी जैन साहब या मैडम को खड़े होने नहीं पड़ेगा, ये हॉस्पिटल की लाइन बहुत अलग है जो लाइन हमने जिस लाइन में हम सुबह खड़े थे। तो उसे वो चीज़ समझ आती है। तो यहीं पे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है एंड आई होप मैंने आपको स्टोरी अच्छे से समझाई हो। यहीं पे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजंस टू डाउट वेदर, सॉरी आई राइट इट डाउन हियर, whether she really is equal. So yes, she has enough reasons to doubt. So she feels that no, she is not equal. ठीक है, and list 3 reasons from the story about that might make her feel like that. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वो कैसे, यहाँ पे 3 रीजन यही हुए कि आप भी स्टोरी पढ़ोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा। फर्स्ट रीजन ये है कि शी कैन नॉट
her daughter is in bed but she cannot take a leave, मतलब उसकी डॉटर जो है वो सिक होती फिर भी वो एक छुट्टी नहीं ले सकती है. is in a slum where there is a drain behind her house, her बस्ती is never cleaned. तो मतलब क्लीनलीनेस की दिक्कत है. तो यहाँ पे अगेन मतलब she knows that you know there are a lot of disparities between her and जैन साहब, बट उसको बार बार चीज़ ना वो और भी याद आ रही है क्योंकि जब भी वो देख रही है उसकी बस्ती भी क्लीन नहीं है तो उसको क्लिक होती है कि नो शी इज नॉट इक्वल. So also when in the evening her daughter was ill, she took her to the hospital, she waited for her turn to show. उसको ये चीज़ तभी एकदम पक्की रियलाइज हो गई होगी कि नहीं अब वो इक्वल नहीं है, क्योंकि उसको क्या उतनी लंबी लाइन में वेट करना पड़ रहा है, कुछ कर नहीं सकते चाहे बेटी कितनी ही बीमार हो उसकी. तो यही रीजंस है. तो आई होप आपको थोड़ा तो ग्लिम्स पता चल गया होगा कि एक तो ये हम इक्वालिटी जो पढ़ रहे हैं अभी हमने स्टार्ट ही किया, लेकिन ये स्टोरी और ये एग्जाम्पल भी इसीलिए दिए जाते हैं टेक्स्ट बुक में ताकि इस एग्जाम्पल को लेके आप पूरा चैप्टर जो है ना कवर कर सके. एंड तक ये एग्जाम्पल देखना आपको देते जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं आपको बोर करने चाह रहे हैं. वो आपको बार बार एक कांता का एग्जाम्पल देंगे क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट ये तो क्लियर रहेगा ना कि वो पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो आई होप ये आपको इतना समझ आया. अभी आगे बढ़ते हैं. ओके, सो वाई डिड कांता फेल्ट इक्वल इन द मॉर्निंग, और वो जब वोट देने गई थी तो वाई डिड शी फेल्ट इक्वालिटी एट दैट मोमेंट, क्योंकि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री everyone has equal right to vote, every citizen has got the right to vote और each vote has one value. इसका मतलब क्या है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ये जो पूरा पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए क्योंकि इसके की वर्ड्स हैं. आप भी जब स्कूल में अपने एग्जाम के लिए अपियर करें और वैसे भी इन जनरल नोट्स बनाए तो यू कैन जस्ट यूज अनदर पेन टू हाईलाइट इट. सो व्हेन यू रेफर इट अगेन और आप गो थ्रू करो अपने नोट्स को फिर से गो थ्रू करो तो आपको क्या होगा, एक क्लिक हो जाएगा कि नहीं ये है, ये याद ही रहेगा, फिर ये याद रहेगा तो ये सब तो अपने आप याद रहेगा कि ना डेमोक्रेटिक कंट्री. अगेन ये भी एक तो कीवर्ड ही हुआ ना, मैंने लिखा नहीं ना. डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, अब यहाँ पे ये वर्ड भी है, इसका इससे कनेक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे. ऑल अडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, वेदर दे आर रिच और पुअर, आर अलाउड टू वोट. इसका मतलब ये है कि उनकी जो सारे अडल्ट्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में इररिस्पेक्टिव का मतलब है इट डज नॉट मैटर कि वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो उनकी एजुकेशन क्या रही है, उनका मतलब सोशल बैकग्राउंड क्या रहा है और उनकी कौन सी कास्ट है, मतलब कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, और या वो रिच है कि पुअर है, मतलब उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये सब मैटर नहीं करता. दे ऑल आर अलाउड टू वोट विच वी कॉल एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज. ये आपको याद ही रखना है क्योंकि एक डेमोक्रेसी जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेन इट्स अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द, इट इज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल. जो गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो लोगों के द्वारा ही बना हुआ है. जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट हुए हैं ना वो जो गवर्नमेंट है. तो इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. एंड इक्वालिटी इन इटसेल्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. तो मतलब आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि कोई भी रिलीजन से आए, फिर वो कोई भी कास्ट से आए, कोई भी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, मतलब वो कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की हो, और फिर वो चाहे रिच हो या पुअर हो, तो ये सबको अधिकार है और पूरा अधिकार है वोट करने का. तो इसी के यही कारण था क्योंकि वो सब क्यों सेम लाइन में खड़े थे, वरना तो वो क्यों ही खड़े होते, बिकॉज ये सब जो है इन सबका इक्वल राइट है, इन सबका जो वोट है उसकी मान्यता है. एक जन जो वोट दे रहा है उसकी एक ही वैल्यू है, और मतलब उसकी वो नहीं है कि मतलब अगर जैन साहब वोट दे रहे हैं तो उनकी वोट की कोई बहुत सारी मतलब वो जो वोट दे रहे हैं तो उनसे बहुत सारे कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, उनकी जो वोट की है वो एक ही वैल्यू. और वैसे ही उसी सिचुएशन में हम रखते हैं कांता को, तो कांता भी जो एक वोट जो दे रही है उसकी एक ही वैल्यू होगी, उसकी कोई वो 2-3 लोगों को वोट नहीं कर सकती है मन चाहे, ये बहुत अनफेयर होगा. और वैसे ही जैन साहब का भी है कि अगर वो वोट दे रहे हैं लेकिन हिज वन वोट हैज वन वैल्यू. ओके, हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की जो है डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसके और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पढ़ते हैं. पर जब ये लिखो तो आपको ये लिख ही देना है क्योंकि इसका मतलब ही ये हुआ. ये जान लिया कि राइट टू वोट इज
called universal adult franchise. And right to vote में हमने बोला every adult citizen in a democratic country, giving the example of India and many countries, many democratic countries, the adult citizen living there has the right to vote irrespective of what social, economic and what caste, religion they come from, what education they had, and whether they are rich or poor, they have the right to vote. Okay, उसे ही universal adult franchise कहते हैं. और इसी it is very important aspect of democratic society. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है, जिसको यूएएफ भी आप बोल सकते हो शॉर्ट में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री का, सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन अ कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक, हैज अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो लोग इलेक्ट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, तो अगर लोग ये जो है वोट करेंगे तो इन अ वे दे आर मेकिंग श्योर कि वो अपने अपने जो है विल से जो है कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं. तो इसीलिए एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल अडल्ट दोज वर 18 एंड अबाव सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट. इसका सिंपल सा मतलब यही है. जब मैंने आपको राइट टू वोट में कहा था कि एवरी अडल्ट सिटीजन, तो अडल्ट तो तभी कहलाएंगे जब वो 18 ईयर्स की एज के होंगे और उससे ऊपर की एज के होंगे. ठीक है, 17 को हम नहीं इंक्लूड कर रहे, वो 18 के हो चुके हैं और फिर 19, 20 एंड सो ऑन. तो उन सभी सिटीजन्स को जो है ये राइट है. क्या राइट है? राइट टू वोट है. इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको राइट टू वोट समझाया. राइट टू वोट को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, बट इसमें ये अडल्ट का उन्होंने मेंशन किया कि 18 एंड अबव. सो द citizens who are 18 and above, the adult citizens have the right to vote irrespective of their economic and social background. Again, economic matlab what what jobs they are into, what profession they are into, what is their फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो मतलब रिच है, पुअर है, ये सब चीज़ें इसमें कवर होगी. फिर सोशल बैकग्राउंड वही कि व्हाट एजुकेशन दे हैड एंड व्हाट फैमिली दे बिलोंग टू, मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आप इन शॉर्ट कह सकते हैं. तो ये जो है ये मैटर नहीं करता. यू जस्ट हैव द राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आपको ये सब चीज़ें जो है नहीं मैटर करेगा, व्हाट कास्ट यू बिलोंग टू, वट एवर बैकग्राउंड यू हैव, राइट. तो ये सिंपल सी बात हो गई. तो इसका इसी के अंदर लेके पॉइंट है कि एवरी अडल्ट इन अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ. वेल्थ में यही आ गया इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम जिसे कहते हैं कि उनके पास कितने पैसे रहे हैं, वो अमीर है गरीब है ये मैटर नहीं करता. एवरी सिटीजन, एवरी अडल्ट सिटीजन. तो अब जब ये बोलो भी तो आपके मुंह पे होना चाहिए कि एवरी अडल्ट सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, व्हाट रिलीजन दे हैव, व्हाट एजुकेशन दे हैड एंड वेदर दे आर पुअर और रिच. ये सब नहीं मायने करता, बट दे हैव दिस राइट टू वोट. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स दे हैव द राइट टू वोट. ठीक है, ये चीज़ है. एंड दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. तो मैं आपने ये सोचा होगा कि खानता की स्टोरी के बाद सीधा मैं राइट टू वोट में आ गई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में आ गई. इसका रीज़न ही है क्योंकि ये जो इतना बड़ा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये उसी आइडिया पे बेस्ड है. गवर्नमेंट इक्वालिटी कैसे मतलब हाउ कैन गवर्नमेंट एक्सप्रेस इक्वालिटी, बिकॉज ये कंट्री विच इज़ डेमोक्रेटिक, वहाँ पे इक्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इक्वालिटी को प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा एस्पेक्ट और सबसे बड़ा तरीका ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सो इसीलिए इसमें कहा गया है दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. तो आपको आई होप ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी और इट इज़ अ वेरी एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज. और उसके बाद ये जो एक और लाइन है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी. तो ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनफ है इस टॉपिक को समझाने के लिए.